अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है ऑक्सीडेशन ऑफ प्रोटीन एंड ऑक्सीडेशन ऑफ लिपिड। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा कि हम अगर ग्लूकोज की रिस्पायरेशन करते हैं, ग्लूकोज से एनर्जी ऑब्टेन करते हैं, तो हमें पहले ग्लाइकोलाइसिस करना पड़ता है, उसके बाद फिर लिंक रिएक्शन था और फिर क्रेब्स साइकिल था। तो हम उससे 36 एटीपी ऑब्टेन कर रहे थे। कुछ डायरेक्ट एटीपी बन रहे थे जिसको हमने सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन कहा था, और कुछ हम उसके थ्रू ऑब्टेन कर रहे थे। एनर्जी रिच कंपाउंड जो थे वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर मूव करके हम एनर्जी को ऑब्टेन कर रहे थे। तो क्वेश्चन अराइज होता था कि अगर बॉडी के अंदर ग्लूकोज की जगह कभी अगर फैट्स का या फिर प्रोटीन का ऑक्सीडेशन करना हो तो वो किस तरह होता है। तो मेनली तो आपके बुक पे फोकस जो है वो रिलेवेंट टू ग्लूकोज है, लेकिन थोड़ा ये भी सीख ले कि अगर बॉडी के अंदर प्रोटीन हो तो उसकी ऑक्सीडेशन किस तरह होगी। तो प्रोटीन क्या करेगा, प्रोटीन सबसे पहले जो स्मॉलेस्ट यूनिट है अमाइनो एसिड उसके अंदर कन्वर्ट होगा। अमाइनो एसिड से फिर सेल क्या करेगा, अमाइनो ग्रुप को अलग करेगा। अमाइनो एसिड में हमने पढ़ा था कि एक अमाइनो ग्रुप है, दूसरा कार्बोक्सिल ग्रुप है, हाइड्रोजन एटम है और अल्काइल ग्रुप था। तो जो अमाइनो ग्रुप है वो निकाल देंगे, ये आगे अमोनिया में कन्वर्ट होगा, अमोनिया यूरिया में, और यूरिया फिर यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट आउट होगा। ये तो था कि अमाइनो एसिड से अमाइनो ग्रुप निकल गया। बाकी जो अमाइनो एसिड है वो जो क्रेब्स साइकिल था उसके अंदर फिर इनकॉर्पोरेट होके एनर्जी प्रोड्यूस करना शुरू कर देगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि इसकी एंट्री पॉइंट क्या होगी, क्रेब्स साइकिल के अंदर ये कहाँ पे फिट होगा। तो ये डिपेंड करेगा कि हाउ मैनी नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आर देयर इन द अमाइनो एसिड, और जो कंपाउंड एंटर हो रहा है उसके अंदर कितने कार्बन एटम है। जैसे लाइक फॉर एग्जांपल अगर ये एस्पार्टिक एसिड हो उसके अंदर 4 कार्बन होते हैं, तो ये कहाँ पे एंटर होगा, 4 कार्बन वाले कंपाउंड में, यानी ये ऑक्सैलो एसिटिक एसिड वाली जगह पे क्रेब्स साइकिल के अंदर एंटर होगा। और जो ग्लूटामिक एसिड है उसके अंदर 5 कार्बन है, तो ये अल्फा Q2 ग्लूटारिक एसिड जहाँ पे होता है ये उसी जगह पे एंटर करेगा। फिर ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स किस तरह होगा, ये भी फैट्स 2 चीज़ों में डिवाइड हो सकता है, ग्लिसरॉल में और फैटी एसिड में। अगर तो ये ग्लिसरॉल में डिवाइड होता है तो फिर इससे क्या बनता है, ग्लिसरॉल से फास्फोग्लिसरल्डिहाइड PGAL, और हमने पढ़ा था कि PGAL कहाँ पे एंटर होगा, ग्लाइकोलाइसिस में, और ग्लाइकोलाइसिस के आगे फिर ये एनर्जी देना स्टार्ट करेगा। यानी इसकी एंट्री पॉइंट कहाँ पे है रिस्पायरेशन में, ग्लाइकोलाइसिस के अंदर ये जहाँ पे PGAL बन रहा था वहीं पे ये एंटर होगा, और फिर आगे एसिटाइल को ए बना के क्रेब्स साइकिल के अंदर चला जाएगा, एनर्जी देता रहेगा। सेम इसी तरह है कि फैटी एसिड अगर बन गया तो फैटी एसिड से डायरेक्ट क्या बनता है, एसिटाइल को ए, और एसिटाइल को ए एंटर करेगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, जो क्रेब्स साइकिल है उसी में आगे कंटिन्यू करेगा। एक एग्जांपल है बुक में कि जो पाल्मेटिक एसिड है 16 कार्बन वाला, वो आपको कितना एनर्जी देगा, तो 129 एटीपी। वो आपको जब ये प्रोसेस कंप्लीट ये कर रहा होता है तो 129 एटीपी आपको दे रहा होता है। इसीलिए फैट्स जो है वो ज़्यादा रिच है एनर्जी में। आपने देखा था कि वहाँ पे ग्लूकोज ने कितना एनर्जी दिया था, ग्लूकोज ने 36 एटीपी, जबकि यहाँ पे पाल्मेटिक एसिड ने 129 एटीपी दिए। तो ये मोर रिच कंपाउंड है। ये तो था फैट्स और प्रोटीन के बारे में। अब वहाँ पे हमने पढ़ा था कल के लेक्चर में कि एरोबिक रिस्पायरेशन, जितनी बात हम कर रहे थे वो सारा हमने एरोबिक रिस्पायरेशन के बारे में पढ़ा था, कि जो ऑक्सीजन की मौजूदगी में ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होती है और वो आपको एनर्जी देता है। अब लेट से ऑक्सीजन नहीं है सेल के अंदर, तो वो फिर कौन सा रिस्पायरेशन होगा, इनएरोबिक, या सेकंड नेम उसका है फर्मेंटेशन। तो फर्मेंटेशन क्या है, इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन ऑफ फूड एंड लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन नहीं है तो इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होगा, इसमें सिर्फ ग्लाइकोलाइसिस होता है और आपको 2 ATP मिलेगा। इसमें लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी मीन वहाँ 36 ATP आपको मिल रहे थे, यहाँ पे आपको 2 ATP मिलेगा।
इसकी इम्पोर्टेंस ये है कि ये रैपिड रिएक्शन है, जल्दी जल्दी साइटोप्लाज्म में होता है और आपको क्विकली 2 ATP दे देता है। ये इसकी जो स्टेप ऑफ ग्लाइकोलिसिस अकर, स्टेप ऑफ ग्लाइकोलिसिस तो एरोबिक में भी है और इनएरोबिक में भी है। तो ये स्टेप हो जाएगा 2 ATP देगा एंड देन पायरुवेट रिड्यूस टू अल्कोहल एंड लैक्टेट, और बाद में जो आपका जो पायरुवेट है या तो अल्कोहल में कन्वर्ट होगा या लैक्टेट में। ग्लाइकोलिसिस का एंड प्रोडक्ट जो पायरुवेट है वहाँ पे वो एसिटाइल CoA में कन्वर्ट होके क्रेब्स साइकिल के अंदर जा रहा था। यह इनएरोबिक में पायरुवेट दोबारा रिड्यूस होके या अल्कोहल बना देगा या लैक्टिक एसिड। अगर तो ये लैक्टिक एसिड बनाता है तो हम इस फर्मेंटेशन को लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन कहते हैं, और अगर ये अल्कोहल बनाता है तो ये अल्कोहलिक फर्मेंटेशन है। दोनों में स्लाइड सा डिफरेंस है। वो क्या है? वो ये है कि पायरुवेट जो मॉलिक्यूल है लैक्टिक एसिड में, उसका एंड प्रोडक्ट लैक्टिक एसिड है। इसके कितने स्टेप है? 2 स्टेप है। फर्स्ट स्टेप ग्लाइकोलिसिस है, ये कांस्टेंट है। एरोबिक में भी एनएरोबिक के दोनों टाइप्स में ग्लाइकोलिसिस कांस्टेंट है। ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है? ग्लूकोज इनिशियल में 2 ATP यूज़ करके आपको पायरुवेट देगा, 4 ATP देगा और 2 NADH। तो आपको नेट कितना ATP दिया? 2 ATP, क्योंकि 2 ऑलरेडी यूज़ हुए हैं। तो 4 - 2 आपको ATP दे दिया। और 2 NADH ये भी एनर्जी रिच कंपाउंड है। हमने तो पहले लिखा कि ये 2 ATP देगा, ये भी 3 ATP के बराबर है, लेकिन चूंकि ये दोबारा भी रिडक्शन के लिए यूज़ होगा, ये हमें नहीं मिलेगा, तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि 2 ATP बनेगा फर्मेंटेशन में। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? रिडक्शन होगा। रिडक्शन किस चीज़ का होगा? रिडक्शन अगेन यही पायरुवेट का होगा। जो पायरुवेट बन गया, ये पायरुवेट ये रिड्यूस होगा किस चीज़ में? प्लस ये 2 NADH इसको रिड्यूस करेगा और इससे क्या बनाएगा आपके लिए? जो इसका एंड प्रोडक्ट है लैक्टिक एसिड, इससे क्या बनेगा? लैक्टिक एसिड बनेगा आपके लिए। इसीलिए आप इसको लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन कहते हैं। प्लस NADH बनेगा। NADH2 तो यूज़ हो गया ना, यहाँ पे NADH2 यूज़ हो गया और आपके लिए क्या बना? NAD बन गया। तो इसलिए हम वो NADH शुमार नहीं करते, क्योंकि वो दोबारा यूज़ होता है यहाँ पे रिडक्शन में। ये कौन से एनिमल में ज़्यादातर होता है लैक्टिक एसिड? ये मसल में होता है। जब हम विगोरस एक्सरसाइज वगैरह करते हैं तो लैक्टिक एसिड बनते हैं। और कुछ बैक्टीरिया है, कुछ हाई प्लांट है, उसमें भी ये पॉसिबल है, लेकिन ज़्यादातर मसल सेल के अंदर ये हो रहा होता है। और बैक्टीरिया में जो ख़ास तौर पर मिल्क में जो बैक्टीरिया होता है तो वहाँ पे लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होता है। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन कहाँ पे होगा? ये पायरुविक एसिड जो है एंड प्रोडक्ट क्या देगा? इथाइल अल्कोहल। ग्लाइकोलिसिस में जो आपके पास पायरुवेट बन गया वो दोबारा कन्वर्ट हो गए इथाइल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो गए। इसी को अल्कोहलिक फर्मेंटेशन कहते हैं और ये टाइप से एनारोबिक रेस्पिरेशन है। इसमें 3 स्टेप है। ग्लाइकोलिसिस है, डीकार्बोक्सिलेशन है क्योंकि हमने कार्बन डाइऑक्साइड की बात की, और रिडक्शन है। ये 2 पहले वाले में भी ग्लाइकोलिसिस और रिडक्शन था, इसमें इजाफी स्टेप जो है वो डीकार्बोक्सिलेशन का है। ग्लाइकोलिसिस सेम उसी तरह ग्लूकोज प्लस 2 ATP मिलके क्या बनाएगा? ग्लूकोज और 2 ATP मिलके आपके पास पायरुवेट बनाएगा और 4 ATP बनाएगा। पायरुवेट 2 पायरुवेट बनाएगा प्लस 4 ATP। जो पायरुवेट है ये दोबारा कन्वर्ट होगा किस चीज़ में? एसिटल्डिहाइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में। ये जो पायरुवेट है ये फिर इसके बाद किस चीज़ में कन्वर्ट होगा? ये एसिटल, यहाँ पे करता हूँ इसको, एसिटल्डिहाइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। और तीसरा जो स्टेप है एसिटल्डिहाइड दोबारा रिड्यूस हो गए इथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट होगा। एसिटल्डिहाइड दोबारा किस चीज़ से? प्लस NaDH2 के साथ मिलेगा और आपके लिए क्या बनाएगा? अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल बना देगा, इथाइल अल्कोहल। इसीलिए इसको अल्कोहलिक फर्मेंटेशन का नाम दिया जाता है, क्योंकि ये आपके पास क्या बनाएगा? इथाइल अल्कोहल इसका एंड प्रोडक्ट होगा। तो ये रिएक्शन हमने किस लिए लिखा? हमने इसको आगे कंटिन्यू किया। नीचे चूँकि दिखाई नहीं दे रहा तो हमने ग्लूकोज और ATP को मिला के 2 पायरुवेट और ATP बनाया।
इसी को जो 2 पायरुवेट है और ATP है, ये आगे एसिटल्डिहाइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा और इसी स्टेप को क्या नाम देते हैं, डीकार्बोक्सिलेशन। और तब में फिर रिडक्शन होता है, NADH के साथ एसिटल्डिहाइड मिला के इथाइल अल्कोहल बनेगा। तो ये सारा आपके पास उसके बारे में था। आपको अगर इसमें कुछ पूछना हो या कुछ कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट्स में पूछिए, हम आपको नेक्स्ट वीडियो में या कमेंट्स में इसका जवाब देंगे। अल्लाह हाफ़िज़।